Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यह एनसीईआरटी क्लास 10th पॉलिटी की जो है इंडियन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा चैप्टर है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति के स्तर पर हमारे देश की राजनीति कैसे होती है, धर्म का क्या योगदान है और लैंगिक मसले जो लैंगिक समानता और असमानता का मुद्दा है, इसका क्या मुद्दा है, इसी को लेकर के इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। और हमारे देश में जो है जाति, धर्म और लैंगिक के स्तर पर क्या मुद्दे होते हैं, इनको ध्यान में रख करके इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बहुत से अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे। पहले लिखा है परिचय। अगर हम परिचय की बात करें तो इसमें जो है ये लिखा गया है कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती है। हमारे यहाँ सामाजिक विविधता पाई जाती है और वो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक स्तर पर हर वर्ग के लिए संविधान में प्रावधान कुछ न कुछ किया गया है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए जो है लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम यहाँ सामाजिक विभाजन, भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। तो 3 असामाजिक असमानताएं कौन कौन सी हैं? लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ठीक है, यह असमानताएं कैसी हैं और यह किस तरह राजनीति में अभिव्यक्ति होती हैं? तो याद रखना, जाति के स्तर पर, धर्म के स्तर और लिंग के स्तर पर हमारी राजनीति कहीं न कहीं इसी के किनारे आसपास घूमती रहती है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरा बताया गया है। लिखा है लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक मतलब यह हो गया कि जब स्त्री और पुरुष दोनों में विभेद किया जाए तो उसे हम कहते हैं अलैंगिक। और जब लैंगिक का मतलब हो जाए कि दोनों में कोई भेदभाव ना हो, तो हमारे यहाँ लैंगिक मसलों का मतलब महिलाओं से जोड़ा जाता है, लड़कियों से जोड़ा जाता है और उनका राजनीति में क्या योगदान है। ठीक है, अब हमारे यहाँ देखा होगा कि लैंगिक समानता को ही बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण पंचायतों में दिया गया है और 33% जो आरक्षण है ये जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में दे दिया गया है लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए ही। ठीक है, राजनीतिक स्तर पर तो वही चैप्टर है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। लिखा है आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। तो हमारे देश में लैंगिक असमानता है, अर्थात लड़कों और लड़कियों में काफी भेदभाव किया जाता है। तो लिखा है सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं में राजनीतिक स्तर पे काफी कमी है, तभी तो आरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, तो हाँ हमारे राजनीति में हमारे यहाँ लैंगिक असमानता पाई जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी छवियां और जो है तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश में लड़का और लड़कियों के बीच में लैंगिक असमानता है, उसके पीछे प्राकृतिक कारण नहीं है, जैविक कारण नहीं है। जैविक तो एक बार हमारे यहाँ लड़कों और लड़कियों में केवल प्राकृतिक कारण जिम्मेदार है, मतलब प्राकृतिक विविधता पाई जाती है। स्त्री का शरीर अलग है, पुरुष का अलग है, लेकिन हमारे समाज ने जो रूढ़िवादी सोच है उसने जो है लैंगिक समानता को सबसे ज्यादा बढ़ाया है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, आगे लिखा है जो है निजी और सार्वजनिक जो है का विभाजन। निजी और सार्वजनिक विभाजन कैसे? लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। ठीक है, औरतें होती हैं वो घर के अंदर का सारा काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, घर के काम भी वो कर सकते हैं। दरअसल वो सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मेदारी है। ये हमारे यहाँ एक रूढ़िवादी सोच बना दी गई है। पर जब सिलाई कढ़ाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर
करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के जो रसोइये होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हों ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी और जलवान जलावन जुटाने के लिए खेत से में खटने तक का काम करती हैं, मतलब खेतों में काम करती हैं महिलाएं पानी लाती हैं और लकड़ी भी इकट्ठा करती हैं ईंधन खाना बनाने के लिए। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम करती है और मध्य वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। मतलब जो घर का काम होता है उसको ज्यादा मूल्यवान लोग नहीं मानते हैं और उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय उनको नहीं मिलता है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत को घर की चारदीवारी में सिमट कर रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी जो भूमिका है वो नगण्य है। मतलब राजनीति में महिलाओं की भूमिका क्या हो गई, काफी कम होती चली गई। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मसलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अनुमति थी। पहले महिलाओं को ऐसा नहीं था। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे, मतलब महिलाओं के मुद्दे उभरने लगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए, बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर भी उनको समानता दी जाए। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है लैंगिक विभाजन की राजनीति, अभिव्यक्ति। और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं। आज देखा होगा महिलाओं की हिस्सेदारी यहाँ काफी बढ़ गई है, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है, तो वहां लैंगिक समानता में सबसे ऊपर वो लोग रहते हैं। इन देशों में क्या है, इन देशों में महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, आगे दिया गया हमारे देश में आजादी के बाद से ही महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, पर वह अभी भी पुरुषों के काफी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है और औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं और उनका दमन भी होता है। जैसे लिखा है महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, मतलब उनको पढ़ने लिखने के लिए अभी भी नहीं प्रोत्साहित किया जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा होने लगा है, लेकिन वहां पे प्रोत्साहित किया भी जाता है। आगे लिखा है जबकि पुरुषों में 76% है, ठीक है, साक्षरता है। इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने ही बाजी मार ली है। आजकल देखा होगा IAS PCS की परीक्षाओं में भी लड़कियां ही टॉप करती हैं, ठीक है, और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं होता है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता संसाधनों को लड़के और लड़कियों दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो ये रूढ़िवादी समाज हमारे यहाँ काफी पढ़े लिखों में भी होता है कि लड़कियों को कम पढ़ाते हैं और लड़कों को ज्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष
एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा काम करती है, ठीक है, पर उसको ज्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है। समाज मजदूरी के से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 39 में कहा भी गया है, ठीक है, मजदूरी दी जाएगी। जो है देखा जाए तो बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो, ठीक है। लेकिन आप देखा होगा क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको समान वेतन दिया जाता है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेते से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता के से पनपे हैं, जिसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं। इसे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिर करके 919 रह गई है 2011 जनगणना के अनुसार। साथ ही लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिर करके 850 और कहीं कहीं पर 800 के नीचे आ गया, जैसे आपका पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं, वह अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, खासकर कहां पर, शहरी इलाकों में, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट और उन्हें अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हिंसा उन्हें हर जगह झेलना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जो हमारी महिलाएं होती हैं उनका राजनीति में क्या योगदान है और उनका कितना पार्टिसिपेशन है, इस पे बात करेंगे। लिखा है ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, ठीक है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.36% तक ही पहुंच सकी, इसीलिए महिला आरक्षण दे दिया गया, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है, मतलब महिलाओं को काफी कम सीटें दी जाती हैं। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है, ठीक है। भारत इस मामले में अफ्रीका और जो है लैटिन अमेरिकी के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभी देखा जाता है, कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई हो, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है, ठीक है। आप यहाँ मैप देख सकते हैं जो यहाँ दिखाया गया है, यहाँ महिलाओं की भागीदारी दी गई है। आप देख सकते हैं भारत की कितनी भागीदारी है और नॉर्डिक देशों की, अमेरिका की, यूरोप की, सहारा देशों की, एशिया की, अन्य देशों की, सबकी देखो आप भागीदारी सबसे ज्यादा है। तो ये बहुत ही सोचनीय वाली मतलब बात की गई है। आगे लिखा है इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना चाहिए, जिसे हम आरक्षण कहते हैं। अब हमारे देश में 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है संविधान के 106 संशोधन के तहत। आगे लिखा है भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, ठीक है। तो महिलाओं के लिए किया गया। और कुछ राज्य ऐसे हैं भारत के जो 50% आरक्षण दें, जैसे उसमें अगर देखा जाए तो बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जहाँ पे 50% महिलाओं को आरक्षण है। लेकिन जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ अभी भी 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए है। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है, ठीक है। आगे लिखा है महिला जो है संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो जो ये मांग की गई थी, अब ये मांगे मान ली गई हैं, ठीक है। अब संसद में, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है 106 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है।
संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से यह लटका हुआ है। अब इसको दे दिया गया है। ठीक है, अब याद रखना, अब ये हो चुका है। आगे लिखा है, लैंगिक विभाजन के इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप से देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मामला राजनीतिक तौर पर न उठाया जाता तो इसको लाभ मिल पाना संभव था या नहीं था? तो संभव नहीं था। अगर महिलाओं को जो है कि मुद्दों को ना उठाया जाता तो ये संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो महिला आरक्षण को लेकर के ये तस्वीर दिखाई गई है कि कितने जो है महिलाओं के मामले में देखो सब अपने अपने दरवाजे पर खड़े हैं और महिलाओं को आने देना नहीं चाहते हैं। हर गेट पे देखो संसद में लोग खड़े हैं। एक जो है ये कार्टून के माध्यम से बैंक कसा गया है और महिला एक यहाँ खड़ी होकर के आंदोलन कर रही है और मांग कर रही है कि हमें भी संसद में आने का जो है व्यवस्था की जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, पारिवारिक कानून क्या होता है? विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं, तो इसे हम पारिवारिक कानून कहते हैं, जो परिवार के से जुड़े हुए मामलों के होते हैं। आगे लिखा है, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। मतलब हमारे राजनीति में धर्म और सांप्रदायिकता का क्या जो है रोल है, अब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लिखा है, आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर जो है आधारित विभाजन की। धार्मिक अंतर के आधार पर हमारे यहाँ विभाजन है और राजनीति में इसका बड़ा योगदान होता है। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी जो है व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने ऊपर आयरलैंड के मसले में देखा है कि अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में जो है अभिव्यक्त होता है। तो राजनीति जब आती है, बात होती है, तो धर्म के मुद्दे ज्यादा उठ जाते हैं। आगे लिखा है, जरा इन बातों पर गौर करें। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब गांधी ये कहते थे कि राजनीति और धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक साथ चलते हैं। धर्म से उनका मतलब है कि हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर के नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। ठीक है, तो सत्य मतलब नैतिकता के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, ये गांधी का विचार था। आगे लिखा है, अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। तो ये भी एक समस्या होती है, हमारे देश में भी है। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इस कानून को समता मूलक बनाने के लिए उसमें बदलाव होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ 3 तलाक हुआ था। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते हैं। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा होता भी है कि धर्म के द्वारा जो निकले विचार होते हैं, जो उनके आदर्श होते हैं, जो उनके मूल्य होते हैं, ये राजनीति को भूमिका निभाते हैं, उनको प्रभावित भी करते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय, ठीक है, धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो उसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उनके लिए कामों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को बराबर जो है महत्व दिया जाए राजनीतिक स्तर पे। अब बात करेंगे हम सांप्रदायिकता की। लिखा है, समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। ठीक है, अगर याद रखना किसी देश का
राष्ट्र धर्म ही कोई होता है तो वो समस्या हो जाती है, तो वहाँ अन्य धर्म के लोगों का के साथ भेदभाव होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, अर्थात पंथ निरपेक्ष। तो हमारे देश में कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया गया है। लिखा है पिछले अध्याय पर उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है और इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विचारों में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है और राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। तो जब राजनीति को हम धर्म से जोड़ देते हैं तो कहीं न कहीं यह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है और यह राजनीति को प्रभावित कर देता है। लिखा है सांप्रदायिकता राजनीति जो सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ऐसा होता भी है। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो वह ऊपरी और बेमानी होगी। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होते हैं पर उनमें टकराव भी होता है। ऐसा होता भी है क्योंकि लोगों के हित अलग होते हैं और दोनों के बीच टकराव होता तभी दंगे हो जाते हैं। आगे लिखा है सांप्रदायिक सोच तब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते हैं। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए एक अलग राष्ट्र बनाना होगा, जिसे हमारे यहाँ पाकिस्तान बनाया गया था इसी सोच पर। आगे है यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों यह संभव नहीं है। एक धर्म के लोग हैं, उनकी भी अलग अलग सोच हो सकती है, यह बताने का प्रयास किया गया है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, जैसे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें भी तरह तरह के लोग विचार के लोग होते हैं। ठीक है, सोचने वाले। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी धर्मों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना होता है। सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकते हैं। कैसे? तो लिखा है सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति जो है दिन पर दिन जीवन में ही दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह जो धार्मिक के आधार पर पूर्वाग्रह बना है कि हिंदू गलत होते हैं या मुसलमान गलत होते हैं, यह खतरनाक होता है। धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीजें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं। दूसरा है सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती हैं। बिल्कुल ऐसा सही है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश होती है कि बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अलग राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए। आगे लिखा है सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। जब सांप्रदायिक आधार पर देखा जाता है, लोग राजनीति में अलग अलग पार्टी बना लेते हैं, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, तो ईसाइयों के लिए अलग, तो ऐसी स्थिति में काफी खतरा उत्पन्न हो जाता है। आगे लिखा है इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं,
भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम बात है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे जो है तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार जो है सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं हमारे देश में, तो कहीं न कहीं ये हमारे देश के लिए जो है काफी खतरा रहा है और ये बहुत बड़ा चुनौती के रूप में देखा जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन की। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कब बना था, मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्षता शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इसके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे है, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है उसके विपरीत भारत के संविधान जो है किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। ठीक है, दूसरा, संविधान भारतीय नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। आर्टिकल 25 कहता है संविधान जो है धर्म के आधार पर किए गए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को जो है अवैधानिक घोषित कर सकता है अगर ऐसा होता है तो। इसके साथ ही संविधान जो है धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे वह छुआछूत की इजाजत नहीं देता है। ठीक है, इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियां या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। हमारे प्रस्तावना में इसको बताया गया है। ठीक है, सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। यह खतरा है हमारी एक तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज है, पर अकेले जो है इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हमें अपने जो है दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। ठीक है, तभी जो है हमारे देश में जैसे ये सांप्रदायिक दंगे होते हैं ये सब रुक जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे राजनीति और जो है जाति की। तो जाति और राजनीति हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या भी है और ये जो है एक विशेषता भी, इसको राजनीतिक रूप से माना भी जाता है। तो राजनीति में धर्म का के साथ साथ जाति का क्या रोल है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो लिखा है, हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियों देखी। हमने एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभप्रद, दूसरी ओर नकारात्मक या नुकसानदेह। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का ध्यान दें। जातिगत असमानताएं, हमारे देश में जातिगत असमानताएं हैं। ठीक है, लिखा है लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जात पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में कई जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं हैं और एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मतलब अगर कोई व्यवसाय करता है तो जो पिता करता है वही बेटा भी करता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह खास अर्थ से भिन्न है, जिसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। इसमें आपस में ही रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। ठीक है, अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है और ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। ऐसा गांव में होता भी है। ठीक है,
आगे है वर्ण व्यवस्था। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें आपस में से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें जो है कहा जाता है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे उन्हें हम अंत्यज कहते थे, तो इसमें अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। ठीक है, वो लोग करते थे। इसकी चर्चा हमने 9वीं की कक्षा में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी जो है नायकर और जैसे नेताओं और समाज सुधारकों ने जातिवाद भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था पाने की बात की और इसके लिए उन्होंने अपना अपना काम भी किया था। ठीक है, आगे है इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो भी रहा है। आगे लिखा है शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात पर कोई हिसाब नहीं रखता है कि ट्रेन या बस में आपके पास साथ बैठे कौन बैठा है या उसका रास्ता में जो मेज पर बैठा है वो खाना खा रहा है वो आदमी क्या किस जाति का है। देखो, गांव में जाति व्यवस्था ज्यादा पनपती है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। बगल कौन बैठा है किस जाति का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, संविधान में किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव का निषेध किया भी गया है हमारे यहाँ। ठीक है, आगे है संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति इस बार फिर भारत लौटकर आए तो वह यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल जो है समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुई है, जबकि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा गया कि छुआछूत नहीं करना है, एक तरह का यह अपराध है, फिर भी लोग करते हैं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत शादियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। ठीक है, जो बड़ी जातियां थी, जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि जो है शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। ऐसा है भी। आगे है जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट का संबंध है। जातिगत असमानताएं शीर्षक बॉक्स में हमें आगे दिखाया जाएगा, हम बताएंगे उसको देख करके। अब आते हैं राजनीति में जाति। अभी तक क्या था, जाति में राजनीति, अब है राजनीति में जाति। तो लिखा है सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है, जैसा कि जो है हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा था। तो हमारे यहाँ एक जाति का दूसरे जाति से कोई मेल नहीं हो सकता है। आगे लिखा है यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती है। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में अनेक पहलू भी होते हैं। क्या होते हैं? अनेक रूप होते हैं। जैसे जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं, तो उसी जाति के लोगों को टिकट देती हैं। ठीक है, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। ऐसा होता है हमारे यहाँ। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। ऐसा भी होता है। अगला है राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के जो है मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा भी जाता है। नेक्स्ट है आपका सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वह राजनीतिक समर्थन पाने
और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इसीलिए लोग जात व्यवस्था में ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि सबको वोट देने का अधिकार है। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा या नीचा माना जाता था। तो ये भी एक जो है लाभ देखने को मिलता है जाति व्यवस्था में। ठीक है, आगे है, राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं है। यह बात सच नहीं है। जरा इन चीजों पर भी गौर करते हैं। तो जाति व्यवस्था से कुछ नकारात्मक के साथ साथ कुछ सकारात्मक भी है। क्या है? देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसीलिए हर पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों को भरोसा हासिल करना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक ही जात से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं और सभी जातियों को जो है हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगला है, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी या का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला है, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने में कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता है। ये भी समस्या हमारे यहाँ है। अगला है, हमारे देश में सत्तारूढ़ दल जो सत्ता में रहती है, वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक जो है पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात है। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने भी असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों में से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीतिक दल को ज्यादा मान्यता देते हैं क्योंकि विचार होता है वहां। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर पड़ता है। अब बात करेंगे जाति के अंदर राजनीति क्या होती है। ठीक है, तो लिखा है, अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति में के बीच कोई एक तरफा संबंध होता है। मतलब दोनों के बीच संबंध होता है। कैसे? लिखा है, राजनीति भी जाति को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती है, जाति भी राजनीतिक ग्रस्त हो जाती है। यह चीज अनेक रूप से ले लेती है। मतलब यह है कि जाति का राजनीतिकरण हो जाता है और राजनीति का भी जातिकरण हो जाता है। आगे है, हर चीज खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती है, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश भी करती है। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती है, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक एकता पाने के लिए दूसरी जातियों को पर भी क्या करती है? भरोसा करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, यह समुदाय को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता रहता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे जो है अगड़ा और पिछड़ा जाति, ये बिहार में देखा गया था। ठीक है, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति। आगे लिखा, इस प्रकार जाति राजनीति में जो है कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं और एक तरह से सही चीजें दुनिया भर के राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं, मतलब उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती हैं और कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जो है जातिगत भिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति से दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता पर पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा है। अनेक जातियां
मतलब अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करके उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अक्सर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है। बिल्कुल सही बात की गई है। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है और कई बार जातिगत तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर था, मैंने आपको बता दिया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।